दैनिक उन्होंने दूसरी शादी नहीं की जी और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस लायक बना दिया कि वो समाज में प्रथम श्रेणी के नागरिक हैं। जी तो ये काम किया उन माताओं ने, अपनी जीविकोपार्जन किया, समाज में सम्मान से स्थान पाया और आज 70 वर्ष की हो गई, 80 वर्ष की वो माता हो गई और जिनके बच्चे सक्षम हो गए। तो उन बुजुर्ग माताओं को हमने जो है झांसी में सम्मानित करने का काम किया, उनकी पूजन करने का काम किया, उनके पैर पखारने का काम किया। और नयापन उसमें ये था कि आप किसी भी कार्यक्रम में जाएंगे, अतिथि सब मंच पर होंगे और सामने श्रोता होंगे या जिनका सम्मान होना वो सामने होंगे। हाँ, मंच ऐसी पे प्रथा है। ऐसी प्रथा, और जी एक एक करके अतिथि बुलाते जाते और सम्मान और सामने बैठ। हमने ऐसा नहीं किया। हमने जिसका सम्मान होना था वो 151 माताओं को, उनको बिठाला मंच पर, हम सब बैठे सामने क्या और सामने बिठाल के मैं और मेरी पत्नी और हमारी टीम के लोग, हम सब ने सबसे पहले उन माताओं के पैर धुलाए, जी पांव पखड़े की उन माताओं की, एक एक उनकी आरती उतारी और फिर उनका सम्मान किया। और उसके बाद फिर माताओं को भोजन कराने ले गए हम लोग। तो भोजन में भी हमारी एक व्यवस्था थी कि जब वो पूरी माताएं बैठ गईं तो हमारी टीम के जितने सदस्य थे, हर सदस्य एक माता के पास पहुंचा और पहला कौर हर सदस्य ने माता को अपने हाथ से खिलाया। बड़ा भावुक क्षण हाँ था, भाई बड़ा भावुक क्षण था। जी। आजकल इतना तो खुद के बेटे नहीं करते। बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, उन्हें 151 माताओं का आशीर्वाद उस दिन मुझे मिला। गले लिपट कर माताएं बहुत रोई, कई माताएं बहुत रोई, चूंकि मेरी भी माता नहीं है, मेरे पिता नहीं है, तो मैं और उस कार्यक्रम से कनेक्ट हो गया। जी बड़ा अद्भुत कार्यक्रम रहा। जी क्या मंच और क्या सामने, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसकी आंखों में आंसू ना हो। सबको अपनी माता याद आ गई उस दिन। पितृपक्ष में एक अनोखा अतुलनीय काम किया, वो सोसाइटी में बड़ा सराहा गया। उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए, और वो आपने क्यों किया। देखिए, जब मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया तो हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि कोई भी आत्मा को मोक्ष प्राप्त जब तक नहीं होता है तब तक हम लोग गया जी में जाके उसका पिंडदान ना कर दें। मैं अपने पिताजी का पिंडदान करने गया तो वहाँ पर पंडित जी वगैरह ने 7 पीढ़ी मेरे पिता पक्ष में और 7 पीढ़ी माता पक्ष में उनका पिंडदान कराया कि यदि इनमें भी कोई आत्मा ऐसी रह गई होगी जिसको मोक्ष की गति प्राप्त नहीं हुई तो उनको हो जाएगी। तब मैंने वहीं पर पंडित जी से पूछा कि भाई साहब, यदि किसी का संसार में कोई नहीं है उनका क्या होगा? तो बोले वो आत्माएं भटकती रहेंगी, उनको मोक्ष की गति प्राप्त नहीं होगी और वो आत्माएं बड़े कष्ट में होंगी। तब फिर मैंने झांसी में आके ये सोचा कि क्यों ना उनके लिए भी मुझे करना होगा। और वो जो है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा महानगर धर्माचार्य आचार्य पंडित हरिओम पाठक जी का, मेरे ससुर साहब आदरणीय श्री ब्रजकिशोर भार्गव जी का, जिला धर्माचार्य महंत विष्णुदत्त स्वामी जी का। ये समाज जो धर्मगुरु थे, जी लल्लन महाराज हैं, बसंत जी विष्णु गोलवलकर जी महाराज हैं, इन सब लोगों से जब मैंने मंत्रणा की तो इन लोगों ने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा काम है लेकिन कठिन है, हाँ क्योंकि आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से कोई सक्षम नहीं है, समय अभाव है किसी के पास, तो वो भी हमें अपने पूर्वजों का नाम पता बता दे। जी तो फिर हमने एक दिन यहाँ पर उनको पानी देने का काम किया पूर्वजों को। जी फिर हम पूरी टीम को लेकर अपनी गया जी गए और गया जी पर उनका विधिवत रूप से, जिस तरह से मैंने अपने माता पिता का पिंडदान किया, पूरे रीति रिवाज से, पूरे विधि विधान से हम लोगों ने 2 बार हो आए हैं गया जी में और वहाँ उनका पिंडदान किया। और बड़े छोटे छोटे काम करके जो है मैंने अपना जिंदगी की शुरुआत की। छोटे से मतलब? अब छोटे से मतलब खुल के बताइए। ये सबसे पहले मैंने जो है, एक हमारे यहाँ प्रेमनगर में डॉक्टर साहब हुआ करते हैं, उनकी दुकान पर कंपाउंडिंग की मैंने, जी और भी बहुत छोटे छोटे काम किए। उसके बाद फिर मैंने घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया लोगों को। फिर उसके बाद घर पर मैंने एक कोचिंग खोली। जी फिर किस विषय को पढ़ाते थे आप? सबसे पहले जब मैं खुद भी 11th क्लास में था, 12th में था, तो 6वीं 7वीं के बच्चों को पढ़ाने जाया करता था। उनसे सबसे पहले मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे पहली बार जब मैं पढ़ाने गया एक जगह तो मुझे 40 रुपये मिले। वो 40 रुपये आगे की जेब में रख के जो है 4 दिन मैंने वो 40 रुपये खर्च नहीं किए। जीत का भाव। हाँ, 4 दिन मैंने वो 40 रुपये खर्च नहीं किए
और घूमता रहा सबको दिखाते हुए कि ये 40 रुपये पहली कमाई थी वो मेहनत मेरी। की कमाई। मेहनत की कमाई जी। थी मेरी। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज हम आपको एक ऐसे सोशल वर्कर से मुलाकात करा रहे हैं जिनका काम करने का अंदाज अनोखा, निराला, अकल्पनीय है। उन्होंने सोसाइटी को इतना कुछ दिया है कि वो गिना पाना बड़ा कठिन है। चलिए मिलते हैं डॉक्टर जितेंद्र तिवारी जी से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके पधारने के लिए। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए कि आपका असल परिचय क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ आपकी शिक्षा दीक्षा हुई। देखिए, मेरा नाम जितेंद्र तिवारी है जी। और झांसी महानगर में एक इलाका है प्रेम नगर का, जिसको नगरा के नाम से जाना जाता है। मैं नगरा का निवासी हूँ और वहीं पर सबसे पुराना एक विद्यालय हुआ करता है, सेंट जूड सेंटर कॉलेज। उसी में मेरी प्राइमरी की शिक्षा दीक्षा हुई। हाई स्कूल मैंने वहीं से किया। उसके बाद फिर मैंने हायर एजुकेशन के लिए एसपीआई में एडमिशन लिया, इंटरमीडिएट वहाँ से किया और फिर ऐसे ऐसे तमाम तो शिक्षा टोटल मिली। एजुकेशन आपकी कहाँ तक रही? मेरी एमए एलएलबी तक रही। फिर आपका जो है जीविकोपार्जन का लक्ष्य क्या रहा? बड़ी लंबी कहानी। जीविकोपार्जन के लिए तो निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति जो जन्म लेता है उसको जीविकोपार्जन के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जो घर से धनाढ़ होता है या माता पिता पूंजीपति होते हैं तो उसको चिंता कम होती है, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहता है कई लोगों का जिनको पूर्वजों से द्वारा आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं मिला होता है। तो मुझे तो आशीर्वाद मिला। जी। और हालांकि मेरे पिता रेलवे में थे। क्या शुभ नाम था? मेरे पिता स्वर्गीय श्री बद्री प्रसाद तिवारी जी, जो सन 88 में रेलवे वर्कशॉप से सेवानिवृत्त हो गए थे। कुछ सालों बाद उनका हम लोग पहले पेट भरे, जी। फिर जी। शिक्षा, फिर छोटे भाई को पढ़ाना, जी। कितने बड़ा परिवार फिर था उसके आपका? बाद सुख सुविधाओं को। परिवार तो जो है 3 बहनें 2 भाई हैं हम लोग के, अच्छा अच्छा। और तीनों बहनों की पिताजी ने शादी कर दी थी। हम दोनों भाई बचे थे। जी। बड़े छोटे छोटे काम करके जो है मैंने अपना ज़िंदगी की शुरुआत की। छोटे से मतलब? अब छोटे से मतलब खुल के बताइए। ये सबसे पहले मैंने जो है एक हमारे यहाँ प्रेमनगर में डॉक्टर साहब हुआ करते हैं, उनकी दुकान पर कंपाउंडरी की मैंने। जी। और भी बहुत छोटे छोटे काम किए। उसके बाद फिर मैंने घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया लोगों को। फिर उसके बाद घर पर मैंने एक कोचिंग खोली। जी। फिर किस विषय को पढ़ाते थे आप? सबसे पहले जब मैं खुद भी 11th क्लास में था, 12th में था, तो 6वीं 7वीं के बच्चों को पढ़ाने जाया करता था। उनसे सबसे पहले मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे पहली बार जब मैं पढ़ाने गया एक जगह तो मुझे 40 रुपये मिले। वो 40 रुपये आगे की जेब में रख के जो है 4 दिन मैंने वो 40 रुपये खर्च नहीं किए। जीत का भाव। हाँ, 4 दिन मैंने वो 40 रुपये खर्च नहीं किए और घूमता रहा सबको दिखाते हुए कि ये 40 रुपये पहली कमाई थी वो मेहनत मेरी। की कमाई। मेहनत की कमाई जी। थी मेरी। तो इस तरह से फिर संघर्ष रहा। ऊपर वाले की कृपा रही, पिताजी का आशीर्वाद रहा, माताजी थी, छोटा भाई था। घर घर जाके कोचिंग पढ़ाई, फिर अपने घर पर कोचिंग खोली। फिर जो है गवर्नमेंट आईटीआई में अतिथि वक्ता के रूप में नियुक्ति हुई। फिर तमाम ऐसे काम करते चले गए, तमाम पायदान तमाम। पार करते हाँ हुए। हाँ, पार करते हुए मन में था कि कभी जो संघर्ष मैंने झेला है वो मेरे घर परिवार में आने वाली पीढ़ी ना झेले। इसके लिए लगातार कोई 6 घंटे मेहनत करता तो मैंने 12 और 18 घंटे मेहनत की, और उसका परिणाम आज ये है कि ऊपर वाले की कृपा से सब ठीक है। फाइनली अगर आज पूछा जाए तो आज आपका क्या प्रोफेशन है मुख्यतः सोशल वर्किंग के अलावा? देखिए, अभी मैं गवर्नमेंट ठेकेदार भी हूँ अच्छा। और कई विभागों में मैं जो है गवर्नमेंट ठेकेदारी करता हूँ। जी। और समाज सेवा तो चूंकि एक बचपन से मन में एक जज्बा था कि ललक थी कि हमें कुछ ऐसा करना है कि जिससे वास्तव में भला हो सके। और समाज सेवा भी कई रूप में होती है। जी। मैंने प्रकृति के लिए चुना, जी। स्वच्छता के लिए चुना, प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाने की मुहिम छेड़ी। पर्यावरण पे आपको लगा कि ज्यादा काम होना चाहिए। पर्यावरण, स्वच्छता और जल संरक्षण, उस पर मैं लगातार अभी भी काम कर रहा हूँ। तिवारी जी, आपने बीच में मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा था तो आपने
पितृपक्ष में एक अनोखा अतुलनीय काम किया, वो सोसाइटी में बड़ा सराहा गया। उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए, और वो आपने क्यों किया? देखिए, जब मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया तो हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि कोई भी आत्मा को मोक्ष प्राप्त जब तक नहीं होता है तब तक हम लोग गया जी में जाके उसका पिंडदान ना कर दें। मैं अपने पिताजी का पिंडदान करने गया तो वहाँ पर पंडित जी वगैरह ने 7 पीढ़ी मेरे पिता पक्ष में और 7 पीढ़ी माता पक्ष में उनका पिंडदान कराया कि यदि इनमें भी कोई आत्मा ऐसी रह गई होगी जिसको मोक्ष की गति प्राप्त नहीं हुई तो उनको हो जाएगी। तब मैंने वहीं पर पंडित जी से पूछा कि भाई साहब, यदि किसी का संसार में कोई नहीं है उनका क्या होगा? तो बोले वो आत्माएं भटकती रहेंगी, उनको मोक्ष की गति प्राप्त नहीं होगी और वो आत्माएं बड़े कष्ट में होंगी। तब फिर मैंने झांसी में आके ये सोचा कि क्यों ना उनके लिए भी मुझे करना होगा। और वो जो है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा महानगर धर्माचार्य आचार्य पंडित हरिओम पाठक जी का, मेरे ससुर साहब आदरणीय श्री ब्रजकिशोर भार्गव जी का, जिला धर्माचार्य महंत विष्णुदत्त स्वामी जी का। ये समाज जो धर्मगुरु थे जी, लल्लन महाराज हैं, बसंत विष्णु गोलवलकर जी महाराज हैं, इन सब लोगों से जब मैंने मंत्रणा की तो इन लोगों ने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा काम है लेकिन कठिन है, क्योंकि लोग 20 साल अपने पूर्वजों को लेकर उनका पिंडदान कराने गया जी नहीं जा पाते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो कैसे करोगे, बड़ा काम है। जी। हमने कहा ठीक है गुरुजी, हो जाएगा। फिर हमने तमाम जगह प्रचार किया और जो अनाम अज्ञात लोग थे उनका पिंडदान किया। उसके साथ साथ हमने ये भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति न जा पा रहा हो गया जी किसी कारणवश, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से कोई सक्षम नहीं है, समय अभाव है किसी के पास, तो वो भी हमें अपने पूर्वजों का नाम पता बता दे। जी, तो फिर हमने एक दिन यहाँ पर उनको पानी देने का काम किया पूर्वजों को। जी, फिर हम पूरी टीम को लेकर अपनी गया जी गए और गया जी पर उनका विधिवत रूप से, जिस तरह से मैंने अपने माता पिता का पिंडदान किया, पूरे रीति रिवाज से, पूरे विधि विधान से हम लोगों ने 2 बार हो आए हैं गया जी में और वहाँ उनका पिंडदान किया। और मैं आपको बता दूं, यकीन मानिए, लोग आधुनिकता की दौड़ में इस पर पता नहीं कितने लोग भरोसा करेंगे कितने नहीं करेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि एक बार जब अपने पूर्वजों को कोई गया जी पिंडदान करके आए फिर वो अपने जीवन में परिवर्तन देखें, बड़ा सुकून मिलता है। अरे बड़ा सुकून। आप जैसे ही पिंडदान करके आएंगे और जब ऊपर की ओर देखेंगे और जब ऊपर से आपके पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, गजब का संतोष प्राप्त होगा आपको, बहुत शानदार लगेगा। आपकी मतलब अपने मन में आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा आप धनाढ़ हो जाएंगे, पूंजीपति हो जाएंगे या जीवन में सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, वो सब अपनी चलेंगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको सुकून बड़ा मिलेगा, शांति बहुत आएगी, अच्छा लगने लगेगा आपको, आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करने लगेंगे। और वो मुझे हो रहा है, वो मुझे साफ दिखाई दे रहा है। तिवारी जी, बाकी फिर आपके और भी सोशल विंग में जो जो आपने काम किए उनके बारे में प्रकाश डालिए संक्षिप्त में। देखिए खरे साहब, आप तो मुझे लगभग 15-20 साल से देख रहे हैं, और ज़्यादा इतने काम है, मतलब मैं पर डे, प्रतिदिन लोगों को जागरूक करने का काम करता हूँ। एक हमने प्लास्टिक की विदाई डोली यात्रा निकाली और हमने कहा कि आज से हम लोग प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करेंगे। और हमने उस प्लास्टिक डोली यात्रा में प्लास्टिक के राक्षस बनाए, एक धुआंसुर बनाया, और जो भी प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ हैं, तत्व हैं, उन सबको एक राक्षस का रूप देकर प्रतीकात्मक रूप से वो हमने निकाली। और जब हम शहर में उसको यात्रा को लेकर निकले, मैं बताऊं आपको, आज भी समाज में बहुत अच्छे लोग हैं। लोग कहते हैं जमाना खराब है, लेकिन मेरा मानना कि जमाना बिल्कुल ठीक है, ढूंढने से सब मिलते हैं, और लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप उनको उस दृष्टि से देखिए। अब जैसे मैं अपनी बता दूं तो मुझे अपार सहयोग मिलता है लोगों का। आज तक 20 सालों में, 15 सालों से मैं लगा हूं, आज तक मुझे कोई ऐसा व्यक्ति देखने को नहीं मिला जिसने इन सब बातों का विरोध किया। हर आदमी चाहता है कि जो है प्रकृति हमारी हरी भरी रहे, पॉल्यूशन ना हो, स्वच्छ भारत रहे। तो लोगों का सहयोग मिला और कई लोगों ने आके, मैं बता दूं आपको, शहर में जब हम निकाल रहे थे, एक दुकानदार के पास होगी कम से कम 5 किलो पॉलीथिन,
और वो इतने प्रभावित हो गए हमारी यात्रा से, वो पन्नी ले आए और उन्होंने हमारे उसमें डाली और संकल्प लिया इस बात का कि आज से मैं पॉलीथीन का उपयोग नहीं करूंगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबने पॉलीथीन बंद कर दी है, लेकिन हमारा सतत प्रयास नहीं, है। आपका प्रयास ये है कि अगर 2 व्यक्ति भी आपके अनुकूल हो गए तो आप जीत गए। बिल्कुल ठीक बात है। सबसे पहला प्रयास तो ये कि जैसे मैं सुधर गया, मेरी टीम सुधर गई, और यदि एक व्यक्ति ने भी हमारी बात मान ली, भाई सब अपना अपना काम तो कर रहे हैं ना, पृथ्वी पर हमने जन्म वैसे लिया। भी तिवारी जी, नैतिक परिवर्तन सोसाइटी में हमेशा धीमी गति से होती है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। आप ऐसे समझिए ना कि कहीं पर आप गंदगी डाल दें तो उसकी बदबू बहुत तेजी से आएगी, और कहीं पे आप खुशबू डालेंगे तो धीरे धीरे फैलेगी, लेकिन वो स्थायी होगी। तो हमारा मूल काम ये लोगों के व्यवहार को परिवर्तित करना। जी तिवारी जी, अब मैं आगे की पायदान पर चलने से पहले मैं चाहूँगा आप अपने अपने परिवार के बारे में जानकारी दें। कहाँ देखिए की आपकी वाइफ है? देखिए मेरी वाइफ जो है यहीं झांसी में नई बस्ती बुंदेलखंड ब्राह्मण विद्युत परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। बड़े जो उत्साहचार हैं बुंदेलखंड के, आदरणीय श्री ब्रजकिशोर भार्गव जी, जी। उनकी बड़ी पुत्री हैं। और 2004 में जब मेरी शादी हुई उसके बाद से उनका बड़ा सहयोग है मेरे कामों में। और मैं बात बताऊं, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया, जी उससे पहले मैं काम कर रहा था दैनिक जागरण के साथ। जी। दैनिक जागरण का एक अभियान था, स्वच्छ झांसी, स्वस्थ झांसी, सुरक्षित झांसी। और उस अभियान की कमान आदरणीय भैया जी स्वर्गीय श्री यशोवर्धन जी गुप्त जी और संपादक जी श्री सुरेंद्र सिंह जी ने मुझे सौंपी, और उन्होंने मुझे बुलाया कि ये अभियान हमें चलाना है, और मैं अभियान चला रहा था। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की और वो अभियान चलने लगा। जी। एक नगर आयुक्त हुआ करते थे यहाँ पर, प्रताप सिंह भदौरिया जी। हम्म। मेरी जब उनसे मुलाकात हुई जी। तो सरकार की एक गाइडलाइन आई, ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री, अच्छा खुले में शौच मुक्त। अच्छा। अब आप देखेंगे 2014 से पहले की स्थिति झांसी की और आज की स्थिति। पहले आप सुबह 6 बजे निकल जाइए, आपको लोटा लेके यहाँ वहाँ लोग मिल जाएंगे, बिल्कुल। और अब आप देखेंगे एक भी नहीं मिलेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसका श्रेय मुझे जाता है या किसी एक व्यक्ति को जाता है, लेकिन लोगों में जागरूकता आई। लोगों को हमने बताया कि आप जो स्वच्छ स्थान पर मल त्याग रहे हैं, खुले में शौच कर रहे हैं, तो आपका खुले में शौच करना, और वहाँ जो एक मक्खी बैठी है, तो वो मक्खी जो है 2 किलोमीटर की परिधि पर घूमती है, बिल्कुल। और उसका एक नेचर होता है मक्खी का ये नेचर होता है कि वो गंदगी पर बैठती है, और मक्खी के 6 पैर होते हैं, और वो उस गंदगी को अपने पैर से उठाती है। हाँ, ये मक्खी का स्वभाव होता है, गंदगी को उठाएगी और फिर वो ट्रांसफर करेगी जहाँ स्वच्छ जगह है। गंदगी को उठा के गंदी जगह नहीं करेगी, वो स्वच्छ जगह करेगी। तो वहां से उसने गंदगी उठाई, मल उठाया किसी का, और स्वच्छ जगह छोड़ दिया जहां में नहीं पता, 2 किलोमीटर की परिधि में। तो लोगों को समझाया हमने कि आपके एक कृत्य से कितना नुकसान होगा, और आप 2 किलोमीटर दूर से तो रहते नहीं होगे, अदृश्य है, और सब कुछ अदृश्य दिखाई नहीं देता है। तो लोगों को धीरे धीरे समझ में आया, और जो है आज खुले में शौच मुक्त है हमारा शहर, और कई वर्ष हो गए। अब आपको लोटा लेके कोई दिखाई नहीं देता है। नगर निगम के बड़े अथक प्रयास रहे इसमें, शासन प्रशासन का, सरकार की जन चेतना रही, मीडिया के लोगों की जन चेतना रही, और मुझ जैसे छोटे व्यक्ति ने भी। हम लोग सुबह 5 बजे सीटी लेकर चले जाया करते थे, लोगों को जागरूक करने के लिए, अवॉइड करने, भैया यहाँ अलर्ट करने के लिए कि भैया ऐसा काम मत करो। और जब धीरे धीरे, पहले तो लोगों को लगा कि ये बेफजूल में मतलब जो है हम लोगों का समय खराब कर रहे हैं, लोगों ने हमें मोटिवेट करने का काम किया। एक बार मैं बताऊं आपको, बड़ी हंसी की बात है। हम लोग एक एरिया में गए, तो वहाँ पर एक व्यक्ति मिला लोटा लेके, तो हमने कहा भाई साहब आपके घर में शौचालय नहीं है क्या? तो बोले अटैच है। तो हमने कहा अटैच है तो फिर क्यों खुले में जा रहे? तो बोले खुले में जाने का जो आनंद है ना, वो कहीं और नहीं है। अच्छा, वो अपनी अनुभूति बता रहे हैं। वो अपनी अनुभूति, बोले बड़ी सुखद अनुभूति है। हाँ। अब ऐसे व्यक्ति को कैसे समझाया जाए? तो हमने कहा भाई साहब, हमने उनका लोटा लिया, लोटे में से पानी फैला दिया, थोड़ी तू में हुई। फिर हमने उनको समझाने का काम किया। 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद फिर से हम उनके घर गए, फिर उन्हें समझाने का, उनके परिवार के लोगों को समझाने का काम किया। समझ में आ गई। उसका नतीजा ये निकला कि वो व्यक्ति हमारी टीम का हिस्सा बन गए, और फिर स्वयं लोगों को मोटिवेट करने लगे।
तो मैं बताऊँ मतलब उनका हृदय परिवर्तन हुआ। देखिए, लगातार हमें टोकने की जरूरत है, रोकने की जरूरत है। लोगों का व्यवहार परिवर्तन के लिए रोकना और टोकना बहुत जरूरी है, और प्यार से, वो भी आपको प्यार से ताना मार के नहीं, तंज हाँ, कस के तंज कस के नहीं। जब आप प्यार से करेंगे तो लोग मानेंगे। लोगों को उसके दुष्परिणाम बताने होंगे बिल्कुल। कि आज यदि आप खुले में शौच जाएंगे, खुले में पेशाब करेंगे तो उसके ये दुष्परिणाम है। तब लोग समझने लगते हैं, और जब देखते हैं कि 10 लोगों में से 6 लोगों ने बंद कर दिया तो वो 4 लोग भी बंद कर जी। देते हैं। तिवारी जी, मैं पूछ रहा था, वो सवाल अधूरा रह गया, आपके परिवार में कौन कौन है? हाँ, परिवार में मैंने अपना बताया था कि मेरी पत्नी यहाँ लोकल मेरी ससुराल है, एक मेरा बेटा है, जी। एक मेरा क्या नाम है उनका? मेरा बेटा कुशाग्र तिवारी क्या करते हैं? तैयारी कर रहा, पढ़ाई कर रहा, अभी जो है अच्छा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा। मेरे छोटे भाई हैं सत्येंद्र तिवारी, और मैं बता दूं सत्येंद्र तिवारी भी बड़े अतुलनीय व्यक्ति हैं। जी। वो भी मेरे पद चिन्हों पर चलते हैं। जी। जितना काम मैं अधूरा छोड़ देता हूँ, शाम को वो पूरा कर लेते हैं, उनकी टीम पूरा कर लेती है। उनके पास अपनी एक टीम है, वो कर लेती है। उनकी मिसेज यानी मेरी बहू, वो रेलवे कर्मचारी है, वो रेलवे की सेवा करती है, और हम लोग एक ही घर में रहते हैं सब लोग। आपका जो एनजीओ है वो किस नाम से आप वो देखिए, जिला जन कल्याण महासमिति रानी झांसी फाउंडेशन के नाम से है। तो इस एनजीओ में लगभग कितने लोग आपके साथ शिरकत करते हैं? देखिए, ऐसा होता है कि हम लोग कोई शुल्क तो लेते नहीं है सदस्यता का। हम लोग निःशुल्क सदस्य बनाते हैं, एक फॉर्म है वो भरवा लेते हैं। उसके बाद अभी तक कई हजार लोग मेंबर उसके बन चुके हैं। लेकिन होता क्या है कि आते जाते रहते हैं। आते जाते रहते हैं। कोई 6 महीने के लिए ही जुड़ेगा। रेलगाड़ी है, हाँ। दिल्ली से चली मुंबई जा रही, कोई मथुरा उतर जाएगा, कोई आगरा उतर जाएगा, कोई भोपाल उतर जाएगा। तो हमने कहा हमने तो दिल्ली से स्टार्ट की, मुंबई तक जाएंगे, मुंबई से चलेंगे दिल्ली तक आएंगे। जिसको जहाँ बैठना हो बैठे, जहाँ तक सुविधा लगे उतर जाए। ना उतरने वाले से हमें कोई शिकायत है, और बैठने वाले का हम स्वागत करते हैं। तो इस तरह से ये कारवां चल रहा है। तिवारी जी, कहते हैं जब आप बहुत अच्छा कुछ कर रहे होते हैं तो अवरोध प्रत्यक्ष और परोक्ष बहुत आते हैं। आपके साथ किस तरह के अवरोध आए और उनका निवारण आपने कैसे किया? देखो, मैं बताऊं भाई साहब के अवरोध कोई वैसा अवरोध तो नहीं आया। लोग कहते हैं, मुझे तो शासन प्रशासन का, सरकारी मशीनरी का, इवन वो लोगों को बड़ा सहयोग मिला जिनको लोग कहते हैं कि ये बड़े नेगेटिव मानसिकता के हैं, उनका भी बड़ा सहयोग मिला और मिलता है। अब रही बात डिमोटिवेट करने वालों की, तो भाई साहब बहुत सारे लोग संसार में ऐसे हैं कि जो इसी बात के लिए पैदा हुए कि उन्हें तो बुराई करना। हाँ। तो उनसे परवाह मत करो, आगे बढ़ के चलो। यदि मान लो हम उनकी तरफ देखने लगेंगे तब तो हम कोई काम कर ही नहीं सकते। हमारी खुद की ऊर्जा डाइवर्ट हो जाएगी। हाँ। अब मैं एक छोटी सी कहानी आपको इसी बीच में बता दूं। नेगेटिव लोग कैसे होते हैं, नकारात्मक मानसिकता वाले लोग कैसे होते हैं। एक बार एक राजा ने बड़ा सुंदर महल बनवाया, और महल बनवाया तो उसने पूरे सबको बुलाया, राजवासियों को, कि आओ भाई जाओ हमारा घर देख लो, महल देखो हमारा। जैसे हम लोग भी करते हैं जब घर मकान बनाते हैं, गृह प्रवेश में लोगों को बुलाते, राजा ने भी ऐसे ही किया। तो एक महिला आई, तो महिला बोली, राजा साहब मकान तो आपने बहुत शानदार बनाया, और लेकिन जब आप मरोगे तो निकलोगे कहाँ से, दरवाजा तो आपका बड़ा छोटा है। तो राजा को बड़ा क्रोध आया, यार इतने अच्छे मौके पर और महिला कौन सी बात बोल रही। राजा ने उसको डांट फटकार के भगा दिया। अब थोड़ी देर बाद उसका जो है पति आया, तो पति बोला कि जो है महाराज मकान बहुत बढ़िया बनाया, और हमारी पत्नी में तो अकल नहीं है, उसको ऐसी बात नहीं करना चाहिए, और चूंकि समझ उसकी कम है। तो राजा को लगा ये ठीक व्यक्ति है। तो बोले क्या होना चाहिए? बोले कुछ नहीं, मकान बहुत बढ़िया, और रही बात आपके मरने से निकलने की, तो हम लोग टुकड़े कर करके निकाल लेंगे। अब राजा तो, मैं बता रहा हूँ नकारात्मक, कितनी नकारात्मकता जाती है। अब लड़का आ गया माँ बाप को लेके, बोले राजा साहब मम्मी पापा बिना पढ़े लिखे, पुराने जमाने के, ऐसी उल्टी सीधी बात इस मौके पर तो नहीं करना चाहिए, और मैं पढ़ा लिखा हूँ। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई, चलो कम से कम एक अंश तो ठीक है। बोले राजा साहब कोई जरूरत नहीं है टुकड़े करने की, मकान का दरवाजा सकरा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आंगन बड़ा है, मरोगे हम यहीं जला देंगे, यहीं गाड़ देंगे। तो अब सब तरह के लोग होते हैं। अच्छा, ऐसे लोग होते हैं तो उनकी परवाह मत करो, और उन्हें भी निरंतर टोकते रहो। हाँ। और एक दिन मुझे 100% भरोसा है, ऐसे लोग भी हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। वो कहते हैं ना कि पत्थर पे अगर रस्सी घिसती रहे, हाँ, तो उस पर निशान आ ही जाता। बिल्कुल आ जाता, बिल्कुल आता। मैंने ऐसे लोगों का व्यवहार परिवर्तित किया है जिनको कोई नहीं कर सकता था, लेकिन निरंतरता की आवश्यकता। और
ऐसे लोगों की तुरंत बात मत काटिए आप। यदि आप तुरंत बात काट देंगे तो वो नहीं। उनके सामने अच्छा श्रोता हाँ, बने रहिए। हाँ, श्रोता बने रहे, फिर धीरे 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 करके आप अपनी बात रखिए, निश्चित तौर पर वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। जी। तिवारी जी, चूंकि आपका ये तो बड़ा महत्वपूर्ण जज्बा है जो आप सोसाइटी को से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा आपके और कौन से ऐसे शौक हैं जो दुनिया को पता ही नहीं? हाँ भाई साहब, ऐसा कोई शौक तो है नहीं है जो दुनिया को न पता भाई, हो। युवावस्था से आदमी जब शुरू होता है, बहुत सारे ख्वाब और बहुत सारी मंत्रणाएं रहती दिमाग में कि हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। भाई साहब बिल्कुल ठीक बात कही। रही बात शौक की, तो शौक तो वो पूरे करते हैं जिनके पास शौक करने का समय हो। यहाँ तो सबसे पहले रोटी कमाई, घर का खर्चा चलाया, खुद की पढ़ाई में पैसा लगाया, उसके बाद जो समय मिला थोड़ा बहुत अपना जो है दैनिक काम किए, तब शौक पालें, तब कोई बात नहीं है। और अब तो इस उम्र में आ गए कि अब इस उम्र में तो बस एक ही शौक बचा है कि हमारी झांसी, हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा भारत हरा भरा रहे, पॉल्यूशन से मुक्त रहे, हमारी झांसी हरित झांसी रहे, स्वच्छ झांसी और सुरक्षित झांसी रहे। जी। 2026 शुरू हो गया है, क्या आपके नए लक्ष्य हैं जो सोसाइटी को चौंकाने वाले होंगे और बुंदेलखंड आप पे गर्व कर सकता है? देखिए, चौंकाने वाली कोई चीज़ तो शायद नहीं मैं कहूँगा उसको। जैसे मैं 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका हूँ। एक मैंने कोरोना में विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था, सबसे अधिक लोगों को जागरूक करने का। अभी रिसेंटली 6 महीने पहले एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उसमें मुझे इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, यूके बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इतने विश्व कीर्तिमान दर्ज करने वाली कंपनियों ने मेरा नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया। किस संदर्भ में? एक्चुअली में हम लोगों ने 6 घंटे के अंदर अकेले झांसी से 1,26,000 लोगों के हस्ताक्षर कराए, स्वच्छता, पर्यावरण, जल संरक्षण में एक साथ। और फिर वो जीपीएस फोटो हमने ली, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड फोटो ली, वीडियोस बनाए, वो सारे जो है वो कंपनी के प्रतिनिधियों को भेजे, उन्होंने उसकी जांच की और उसके बाद जो है विश्व की प्रमाणिकता के आधार पर फिर उन्होंने मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया। अब एक बड़ी समस्या हमारे बीच में खड़ी है जिसको अभी लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। जैसे हम प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाने की बात करते हैं, तो एक्चुअल में है क्या कि जो हमारे पूर्वज थे वो बड़े साइंटिफिक तरीके से समझाया करते थे। जैसे उन्होंने कुआं पूजने का काम किया, शादी होती है, बच्चा पैदा होता है, आप उसको धर्म से जोड़ देते हैं। उसको धर्म से जोड़ दिया। एक्चुअल में उनका उद्देश्य ये था कि जब आप नदी की, नहर की, तालाब की, कुएं की पूजन करेंगे तो फिर उसमें गंदगी नहीं डालेंगे, बिल्कुल देखभाल मेंटेनेंस हो जाएगी, मेंटेनेंस हो जाए, गंदगी नहीं करेंगे। अब हम लोगों ने उसके विपरीत आचरण किया। हमने अपने घर का कचरा, कूड़ा और पूजन की सामग्री सब पॉलीथिन में बांधी, नदी में अरे मैं बताऊं आपको, कुएं को तो लोगों ने अपने घर तोड़ा, पुराना घर तोड़ा, नया घर बनाया, कुएं को बंद कर दिया। अब उसका दुष्परिणाम देखिए। आज से 50 साल, 40 साल, 30 साल पहले जो हमारा भूजल स्तर था और आज भूजल स्तर देख लीजिए कितना घट गया। तो वर्षा का जल, भूमि का जल हम बहा के दूर ले जा रहे हैं, तो वो जमीन में नहीं जा पा रहा। तो लोगों को इस बात के लिए मोटिवेट करने की आवश्यकता, भैया जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं उनको बचाए रखो आप। इसीलिए हम लोग जो है नदियों में जाके, कुएं पर जाके उनका पूजन का काम हम लोग करते हैं। कहीं ना कहीं उद्देश्य हमारा ये होता है कि हम प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाएं। खैर, मैं बात कर रहा था एक बड़ी समस्या की, अभी लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं है। हम पर्यावरण बचाने की बात करें, हम नदियों को बचाने की बात करें, हम प्रदूषण की बात करें, इस सब की जड़ में है क्या? इस सब की जड़ में है ये कि हमने कचरा प्रबंधन करना नहीं सीखा। एक्चुअल में पूरी बात कचरे से ही शुरू होती है और कचरे पे समाप्त होती है। कचरा कई प्रकार का होता है। मूल रूप से आप सूखा कचरा और गीला कचरा मान लीजिए। अब मान लीजिए हम लोग अवेयर नहीं है, हमारे घर एक व्यक्ति जो है करीब 400 ग्राम कचरा प्रतिदिन उत्पन्न करता है औसतन। तो सूखा और गीला, अब हमारे घर में मान लीजिए डस्ट निकली, हमने कूड़े में डाल दी, चावल बचे हमने डस्टबिन में डाल दिया, सब्जी बची डस्टबिन में डाल दिया,
जी। कील, लोहा, प्लास्टिक, कागज, पत्थर, ये सब हमने डस्टबिन में डाल दिया। हम्म, अब वो सब पूरा कचरा मिल गया। हम्म, अब वो जो डोर टू डोर एजेंसी वाला आया, उसके हमने गाड़ी में डाल दी। ठीक है। अब वो कचरा चला गया हम्म, जहाँ पर छटना, हाँ, उसको भेजना। कौन छांट पाएगा। हाँ, मान लीजिए 300 टन कचरा झांसी उत्पन्न करती है प्रतिदिन, कौन छान पाए, कौन सही। अलग अलग कर पाएगा, कौन बिल्कुल। उसको वो कर पाएगा, विभाजित कर पाए। कौन विभाजित कर पाएगा। और उसका दुष्परिणाम ये होगा कि वो लैंडफिल साइड में जाएगा, आसपास की जमीन को प्रदूषित करेगा, बिल्कुल, तमाम हानिकारक गैसें निकलेंगी बिल्कुल। जो प्रदूषण हाँ, फैलाएंगी, हाँ, जमीन में भूजल स्तर खराब होगा। तो अकेली हमारे जरा से काम से, यदि हम सूखा अलग कर लें, गीला अलग कर लें, तो गीले कचरे से खाद बन जाएगी। नगर निगम बना रहा है झांसी में, बिल्कुल हाँ, नगर निगम बना रहा है, और भी उत्तर प्रदेश में तमाम नगर निगम बना रहे, झांसी में भी बन रही। तो वहाँ वो खाद बन जाएगी। और जो सूखा होगा, सूखे को लोहे में अलग चला जाएगा, प्लास्टिक अलग चला हाँ, जाएगा, और कागज अलग, पुट्ठा अलग चला जाएगा। बिल्कुल, वो उसको रिसाइकिल होते चला जाएगा, तो कचरा पृथ्वी पर कम दिखाई देगा। बिल्कुल। और यदि कचरा दिखाई देगा तो उसका और वहाँ स्वास्थ्य पे, सभी पे, वो तो माहौल पे असर पड़ता पूरे जीवन पर असर पड़ेगा। अच्छा, अब कचरे में भी कई प्रकार हैं। जैसे आप ई कचरे को देख लीजिए, अब बहुत तेजी से हम लोग ई कचरा उत्पादन की ओर बढ़ रहे हैं। विश्व में हमारा तीसरा नंबर है है। जी। ई कचरा उत्पादन करने में। हम्म, निष्पादन में हम पीछे हैं। उत्पादन में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, निष्पादन में हम पीछे चले जा रहे हैं। उसका कारण देखिए, पूरा काम आप मानिए सरकार नहीं कर सकती, सही बात। कोई एजेंसी नहीं कर सकती, जब तक हमें खुद को अपने दायित्व जब तय तक करने उस आम नागरिक उसके लिए जागरूक नहीं होगा। भाई सरकार तो नहीं कहती कि हम नहाए तो अच्छे कपड़े पहने, हाँ, तब क्यों ना आते। हम क्यों नहाते, हम कहते हैं हम नहीं नहाएंगे। सरकार कहे हमसे, हम अच्छे कपड़े पहनते, नहाते धोते, अपनी गाड़ी साफ करते, अपना घर रखते साफ। हमारी जिम्मेदारी प्रकृति के प्रति भी है। बिल्कुल है। इस माटी में जिसमें हमने जन्म लिया, उसके प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है, बिल्कुल। और उसका निर्वहन करना चाहिए। तो अब ई वेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। आप ई वेस्ट अलग कर दिए, कितना निकलेगा ई वेस्ट आपका, साल भर में निकालेगा एक परिवार 10 किलो निकल आएगा। मोबाइल की बैटरी, तमाम चीजें हैं, बल्ब है, सीप है, तो उसको हमें अलग करना चाहिए। तो इस पर भी लोगों को हम लोग लगातार जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तिवारी जी, आपने इन दिनों, पिछले कुछ दिनों पहले, मुझे याद आ रहा है कि आपने सीनियर सिटीजन, वृद्ध लोगों के लिए एक अनोखा आपने प्रयास किया था। वो क्या था, उसके बारे में हमारे दर्शकों को संक्षिप्त में जानकारी दीजिए। देखिए, दैनिक जागरण का स्थापना दिवस था, तो उस अवसर पर हमने एक अनूठा और नया काम किया, अश्रुओं से आशीर्वाद एक काम किया। और हमने उन एकल माता का सम्मान किया जो बहुत कम उम्र में विधवा हुई थी, पति का साया छिन गया जिनका। किसी की उम्र 30 साल, किसी की 28 साल, किसी की 25 साल। और आज उनका सम्मान किया, वो 70 वर्ष की हो गई। इस अवधि में उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, जी। और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस लायक बना दिया कि वो समाज में प्रथम श्रेणी के नागरिक हैं। जी। तो ये काम किया उन माताओं ने, अपनी जीविकोपार्जन किया, समाज में सम्मान से स्थान पाया, और आज 70 वर्ष की हो गई, 80 वर्ष की वो माता हो गई, और जिनके बच्चे सक्षम हो गए। तो उन बुजुर्ग माताओं को हमने जो है झांसी में सम्मानित करने का काम किया, उनकी पूजन करने का काम किया, उनके पैर पखारने का काम किया। और नयापन उसमें ये था कि आप किसी भी कार्यक्रम में जाएंगे, अतिथि सब मंच पर होंगे, और सामने श्रोता होंगे, या जिनका सम्मान होना है वो सामने होंगे। मंच ऐसी पर प्रथा है। ऐसी प्रथा है, और एक एक करके अतिथि बुलाते जाते और सम्मान, और सामने बैठे। हमने ऐसा नहीं किया। हमने जिसका सम्मान होना था, वो 151 माताओं को, उनको बिठाला मंच पर, हम सब बैठे सामने। क्या? और सामने बिठाल के मैं और मेरी पत्नी और हमारी टीम के लोग, हम सब ने सबसे पहले उन माताओं के पैर धुलाए, जी। पांव पखड़े की उन माताओं की, एक एक उनकी आरती उतारी, और फिर उनका सम्मान किया। और उसके बाद फिर माताओं को भोजन कराने ले गए हम लोग। तो भोजन में भी हमारी एक व्यवस्था थी कि जब वो पूरी माताएं बैठ गईं, तो हमारी टीम के जितने सदस्य थे, हर सदस्य एक माता के पास पहुंचा, और पहला कौर हर सदस्य ने माता को अपने हाथ से खिलाया। बड़ा भावुक क्षण था, हाँ, भाई। बड़ा भावुक क्षण था। जी। आजकल इतना तो खुद के बेटे नहीं करते। बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, उन्हें 151 माता पूरा आशीर्वाद सबको प्रदान किया। तिवारी जी, आपके इस अनोखे कार्यक्रम में आपने अभी जिक्र किया कि आपकी
जीवन संगिनी ने भी साथ दिया। आपके और बहुत सारे काम हैं, उनमें उनकी क्या भूमिका रहती है, वो भी असल में क्या होता है कि यदि घर में पत्नी अच्छी हो तो आपका आधा काम सरल हो जाता करना जीवन का। तो पत्नी हमारी हर काम में सहयोग देने का काम करती, इवन सलाह देती हमें कि अब हमें ये करना चाहिए, अब हमें ये करना चाहिए, अब हमें ये करना चाहिए, और ऐसे डिज़ाइन करती हैं पत्नी। एक अच्छी परामर्शदाता। हाँ, बहुत अच्छी परामर्शदाता हैं, और वो जो है साथ खड़ी रहने वाली महिला है हमारे साथ। या ये भी कह लो कि चूंकि उनके पिताश्री खुद एक अच्छे प्रवक्ता रहे हैं ब्राह्मण कुल से। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात का तो असर होता है। जैसे माता पिता अपने बच्चे में संस्कार डालते हैं वो सामने दिखाई देता है। तो उनके माता पिता ने बहुत अच्छे संस्कार डाले, वो परिलक्षित होते मुझे सामने दिख रहे हैं। तिवारी जी, अब भी मैं आगे बढ़ने से पहले मेरे मन में एक सवाल आया है। लोग आमतौर पर समाज सेवा को राजनीति का प्रवेश द्वार मानते हैं, जी, तो क्या ये माना जाए कि आने वाली कल में तिवारी जी किसी बड़े ओहदे के लिए अपने आप को बिल्डअप कर रहे हैं? देखिए, यदि बड़े ओहदे के लिए बिल्डअप कर रहा होता तो 20 साल हो गए, अभी तक तो कहीं पहुंच ही जाता। मेरे साथ शुरू होने वाले कहीं कोई कहीं नहीं, पहुंच गया, आमतौर पर कहीं। लोग इसको सीढ़ीबद्ध मानते हैं। देखो, वो तो सब प्रभु की कृपा है कि कब कहाँ किसको जाना, कल का हमें नहीं पता। कल कौन व्यक्ति क्या हो जाएगा वो हमें और आपको नहीं पता। हमें अपना काम करना चाहिए, वो अच्छा काम करोगे तो प्रभु अच्छा फल देगा। काम करते रहना चाहिए, और जरूरी नहीं है अच्छे काम करने के लिए एमएलए कृपा, हाँ, मंत्री मिले। yes, yes। वैसे भी कर रहा है तो काम करते चले जाएंगे, और ईश्वर कभी कहीं कोई अच्छा मौका मिलेगा तो आप और तेज गति से करिए। लेकिन इस लालसा से भी कोई काम करेगा कि मैं काम करूंगा तो मैं ये बन जाऊंगा, तो ये नसीब से लड़ने के बराबर है। जिसके नसीब में होगा उसको मिलेगा, और नहीं नसीब में होगा तो नहीं मिलेगा। फिर भी आपकी एक पहचान स्थापित होगी, और जब आप ऊपर जाएंगे ना तो गर्व से कहेंगे कि हाँ, मैं कुछ दे के आया हूँ प्रभु, आपने मुझे पैदा किया था तो मैं कुछ दे के आया हूँ। अपना कर्ज, अपनी मातृभूमि को उतार के आया हूँ मैं अपना, मजा आएगा जी। तो ये थे डॉक्टर जितेंद्र तिवारी, जो अपने मन की बात बंजारा बीट के साथ खुले मन से शेयर कर रहे थे। बंजारा बीट से बात करने के लिए तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। खरे साहब, मैं आपको लगातार कई वर्षों से देख रहा हूँ। हाँ, बंजारा बीट लगभग 5 साल से चल रहा है, कई और वर्षों। मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप एक ऐसे ही पर्यावरण और इससे संबंधित छोटा सा संदेश दें हमारी युवा पीढ़ी के लिए। देखिए, बंजारा बीट के सभी दर्शकों को जो है मैं बहुत बहुत इस बात के लिए साधुवाद देना चाहता हूँ कि जो भी प्रतिभाएं हैं झांसी महानगर में, जनपद में, उनको प्लेटफॉर्म देने का काम आदरणीय श्री ज्योति प्रकाश खरे जी करते हैं। निश्चित तौर पर ये बधाई के पात्र हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और इनके लिए मतलब इनकी प्रशंसा शब्दों में जितनी की जाए वो कम होगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका चैनल दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे, और सभी दर्शकों से अपील करना चाहूँगा, आइए स्वच्छता, पर्यावरण, जल संरक्षण और कचरा प्रबंधन में हम अपनी महती भूमिका सुनिश्चित करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, बंजारा बीट से बात करने के लिए। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।